अच्छा, रिवर्स सोर्सिंग क्या होती है? रिवर्स सोर्सिंग हम किस तरीके से करते हैं? तो उसमें पहले प्रोडक्ट हंटिंग में ये होता है कि हम टूल्स की मदद से प्रोडक्ट हंट करते हैं। तो टूल्स होते हैं हमारे पास, हीलियम 10 होता है, JS होता है, कीपा होता है। होलसेल में हमें सिर्फ 2 ही टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। कीपा की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम बाय बॉक्स वगैरह, ग्राफ वगैरह चेक करते हैं। तो आवाज़ आ रही है ना सबको? एक दफ़ा बता दें। अच्छा, तो हम जो रिवर्स सोर्सिंग होती है उसके अंदर हम जो है मैनुअल हंटिंग करते हैं। मैनुअल हंटिंग यानी कि हम रैंडमली चेक करते हैं। उसके लिए इसमें एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं BSR, बेस्ट सेलर रैंक। तो बेस्ट सेलर रैंक वो होता है जो ख़ुसूस कैटेगरी होती है, सबसे ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट की सब कैटेगरी जो होती है उसमें से हम प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं। और चूज़ करने के बाद हम देखते हैं उसकी क्या रेटिंग है, क्या उसके रिव्यूज़ हैं, उसकी मंथली सेल्स कितनी आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उसको देखते हैं। और फॉर एग्जांपल हमारे पास BSR में जो प्रोडक्ट है, बेस्ट सेलर रैंक वाली प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे टॉप पेज पे शो हो रही हैं। तो इधर इनकी कैटेगरीज दी हुई हैं। तो हम अनगेटेड कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें शो होंगी। तो सबसे पहले नंबर पे ये वाली शो हो रही है। इसके रिव्यूज़ हैं 70,633, रेटिंग है इसकी 4.5। तो इसके अंदर हम एक चीज़ है जिसको फॉलो करते हैं, उसको हम कहते हैं क्राइटेरिया। USA के लिए क्राइटेरिया होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो वो मैं क्राइटेरिया आपको बताता हूँ, तो आप उसको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और इसमें हमने जो BSR होता है USA के लिए वो होता है 1 से लेकर 75,000 तक। अच्छा, USA का क्राइटेरिया है और इसमें मंथली सेल्स कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1000 प्लस। रिव्यूज़ कितने होने चाहिए? इसके अंदर कम से कम 3000 से बिलो होने चाहिए रिव्यूज़। और रेटिंग होनी चाहिए 4 नहीं, ये प्रोडक्ट के रिव्यूज़ की बात कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, और BSR होना चाहिए 1 से लेकर 70,000 तक। BSR कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। उसके बाद नो ब्रांड, यानी ब्रांड सेल ना करे। नो अमेज़ॉन खुद उसमें ना हो। उसकी जो प्राइस होती है, लिस्ट प्राइस जिसे कहते हैं अमेज़ॉन पर, वो मिनिमम 10 हो और मैक्सिमम 45 तक हो, $45 तक। तो ये USA का क्राइटेरिया है। अब हम इसको मैच करते हुए चेक करते हैं। तो अभी ज़ाहिर बात है जो पहली BSR वाली प्रोडक्ट होगी उसके रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे। इसकी 70,000 रिव्यूज़ हैं, इसके 1 लाख रिव्यूज़ हैं। इसमें एक चीज़ हमने हमेशा याद रखनी है, जितने किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे उसका उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होगा, हमें उतना उसको कम्पीट करने में प्रॉब्लम होगी। तो हमने हमेशा जो रिव्यूज़ हैं वो कोशिश करनी है 3000 से कम रिव्यूज़ वाले प्रोडक्ट की तरफ जाएं। लेकिन अभी डिफरेंट क्लाइंट्स का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, तो वो क्लाइंट्स आपको क्राइटेरिया खुद भी बता देते हैं। अगर वो ना बताए तो आपने इस क्राइटेरिया को देखते हुए प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं रिवर्स सोर्सिंग का।
तो अब हमने देख लेते हैं यहाँ पर कोई हमें प्रोडक्ट मिलती है। अच्छा, ये वाली एक प्रोडक्ट हमें मिली है। तो एक और चीज़ आती है इसके अंदर, नो वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती है? वेरिएशन का मतलब होता है उसके अंदर साइज जो है आ जाता है, जैसे कि मीडियम, स्मॉल, उसके बाद लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये साइज की वेरिएशन हो गई। उसके बाद कलर्स आ जाते हैं, कलर्स में कलर वेरिएशंस हो जाती हैं। फिर पैक्स आ जाते हैं, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 etc। तो ये इनमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी हमने अपनी क्राइटेरिया पे चेक करनी है और उसका ध्यान रखना है। और सेलर्स जो हैं वो कितने होने चाहिए? सेलर मिनिमम कितने होने चाहिए? 4, चलो 3 कर लेते हैं, 3। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 20। इससे ज़्यादा सेलर अगर होंगे तो हमें फिर कंपटीशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। इस वजह से हमें इससे कम जो है सेलर ढूंढने हैं। ये चाहे हम रिवर्स सोर्सिंग कर रहे हैं, चाहे हम प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स के ज़रिए कर रहे हैं, तो हमने इस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। तो रिव्यूज़ वगैरह यहाँ पे स्टार के नीचे रिव्यूज़ लिखे आ रहे हैं, इधर नीचे प्राइस लिखी आती है। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट हमें मिली है, ईयर एंड नोज हेयर ट्रिमर क्लिपर। अब रिवर्स सोर्सिंग में क्या करना होता है? रिवर्स सोर्सिंग में हमने सबसे पहले ब्रांड से अप्रूवल लेनी होती है, बाद में हम उसकी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो अपना इधर से हमने ये लाजमी चेक करना है कि यहाँ पर अपना जो डिलीवर टू है यहाँ पर यूएसए हो, अगर हम यूएसए की मार्केट प्लेस के लिए कर रहे हैं। अगर यूके की मार्केट के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे यूके हो। ये ना यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ हो, तो आपको फिर ज़ाहिर बात है उसके हिसाब से परेशानी होती है। फिर वो प्रोडक्ट्स वगैरह उसके सही ट्रैक नहीं कर सकते हम, उसको इंफॉर्मेशन उसकी सही नहीं आती। अभी इसका ये ब्रांड है, ठीक है, हमने इस ब्रांड को कांटेक्ट करना है और कांटेक्ट करने के बाद इससे हमने अप्रूवल लेनी है, ठीक है। फिर अप्रूवल लेने के बाद हमारे पास इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आ जाएगी कि ये कितनी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है। तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड को हम कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग, कि हम सबसे पहले ब्रांड से अप्रूवल ले लेते हैं, बाद में उसके प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं। तो रिवर्स सोर्सिंग का पता चल गया आपको। जी, परमिशन भी वही चीज़ होती है, अप्रूवल भी वही चीज़ होती है। यानी कि नहीं, हमने जब मीटू करना होता है तो ब्रांड से हमने उनसे जो है सेलर सर्टिफिकेट है वो तो लेना ही होता है। वो एक किस्म की परमिशन भी होती है। अगर जी, मैं वो बता रहा हूँ ना कि अभी जिस बंदे के पास टूल्स नहीं है, अब बंदा एक कहता है मेरे पास टूल नहीं है, उसको क्लाइंट आ जाता है। वो क्लाइंट कहता है कि मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के दो जो विनिंग प्रोडक्ट है। तो उसने क्या करना है, उसने BSR की जो बेस्ट सेलर रैंक की प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, जैसे अगर आपने दराज यूज़ किया और दराज के अंदर ऑफर्स आ रही होती हैं, काफ़ी सारी आ रही होती हैं ऑफर, दराज माल आ गया, उसके बाद और भी काफ़ी सारी ऑफर्स होती हैं। उन ऑफर्स में हमेशा वही प्रोडक्ट होती हैं जो मोस्टली सेल्स प्रोडक्ट होती हैं। तो अमेज़ॉन के अंदर जो होती हैं प्रोडक्ट्स वो होती हैं BSR यानी बेस्ट सेलर रैंक्स की प्रोडक्ट होती हैं। तो जिस वक्त भी हम रिवर्स सोर्सिंग करते हैं, हमेशा हम उन प्रोडक्ट्स को टच करते हैं जो बेस्ट सेलर की होती हैं। अगर हम रैंडमली कोई प्रोडक्ट इस पर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉक एंड नाइफ, तो हमें अगर टूल नहीं है हमारे पास तो हम उसको कैसे चेक करेंगे कि इसकी सेल कितनी आ रही है। वो रिव्यूज़ और रेटिंग तो बता देगा, लेकिन हमें इसकी सेल्स का एक अप्रॉक्सीमेट नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर BSR अगर उसका मिल जाए, फॉर एग्जांपल ये वाली जो है ये BSR है, तो फिर हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। फिर इसका BSR चेक कर लेते हैं कि BSR इसका कितना है। तो BSR इसका ओपन करेंगे प्रोडक्ट को, फिर पता चलेगा।
तो यानी कि हम टूल्स के बिना, जिसे हम मैनुअल हंटिंग भी कहते हैं और रिवर्स सोर्सिंग भी कहते हैं, कि टूल्स के बिना हम प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर किस तरीके से हंट करते हैं। अच्छा, अब इसका BSR कहाँ से चेक करेंगे? BSR चेक करने के लिए स्क्रॉल डाउन करेंगे, जब ये देखें यहाँ पर ये आ रहा है बेस्ट सेलर रैंक। यहाँ पे किचन एंड डाइनिंग में इसका BSR है 120, डिनर फॉर्क्स में है इसका 1, डिनर नाइफ्स और सूप एंड स्पून में इसका 1। यानी कि ये उसकी कैटेगरी के अंदर जो सब कैटेगरीज हैं उसमें इसका पहला, लेकिन किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी के अंदर इसका 120 BSR है। तो इसकी रेटिंग ज़्यादा है और रिव्यूज़ इसके रिव्यूज़ ज़्यादा है, रेटिंग इसकी सही है। तो हमें तो इस प्रोडक्ट के साथ अगर जाएंगे तो इसका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके अंदर ये चेक कर लेते हैं इसके अंदर सैलड्स कितने हैं। तो सैलड चेक करने का जो तरीका होता है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स जहाँ पर आ रही होती हैं वहाँ पर ऑफर्स होती हैं, ये वाली न्यू एंड यूज्ड। तो ये इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो इसको 2 लोग सेल कर रहे हैं, इसमें अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है और Amazon.com अमेज़ॉन वेयर हाउस। तो यानी कि ये अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है। तो हमने तो क्राइटेरिया में पढ़ा था कि अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट के अंदर ना हो, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के अंदर अमेज़ॉन आ जाता है उस प्रोडक्ट में हमें कुछ भी नहीं मिलता सिवाय नुकसान के। तो ये इस तरीके से हम रिवर्स सोर्सिंग के ज़रिए हम एक पहले ब्रांड को देखते हैं, फिर हम कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता। अगर हमारे पास टूल्स नहीं है तो हम इस तरीके से उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर अप्रूवल मिल जाती है, फिर वो प्रोडक्ट को हम बाकी एनालाइजिंग करते हैं और फिर उसको लिस्ट करते हैं। तो ये रिवर्स सोर्सिंग का और मैनुअल हंटिंग का मेथड था। तो ये समझ आ गया मेथड आपको सबको? ठीक। अच्छा, अभी हम प्रोडक्ट हंटिंग में जो है टूल्स हीलियम 10 को यूज़ करेंगे। तो हीलियम 10 अच्छा, हीलियम 10 को यूज़ करते हैं। हीलियम 10 के अंदर हमने प्रोडक्ट किस तरीके से करना होता है, ब्लैक बॉक्स पे जाते हैं। तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ये इसमें हम जो मोस्टली सेल्स प्रोडक्ट होती हैं, जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट्स होती है, उनका रिकॉर्ड होता है इसके अंदर। तो हम ब्लैक बॉक्स पे जाके प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। तो हम अपना क्राइटेरिया, जो हमने क्राइटेरिया अपना यहाँ पर नोटपैड पे लिखा था, ये क्राइटेरिया वहाँ पर हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद अपना जो प्रोडक्ट है पहला हम उसको चेक करेंगे। तो मार्केट प्लेस हमारी Amazon.com USA की है। अब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो हम गेटेड कैटेगरी और अनगेटेड कैटेगरी का पता होना चाहिए। तो
इसके अंदर हम अभी चेक करते हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन। ये 3 हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है। प्राइस हमने कितनी करनी थी? मिनिमम हमारे पास थी 10, मैक्सिमम कितनी थी? 45। अब रिव्यूज़ काउंट क्या होते हैं? जो प्रोडक्ट पर सेल होती है, सेल होने के बाद उस पर आने वाले जो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक होता है उसका एवरेज होता है। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट के जो रिव्यूज़ होते हैं वो तब इंक्रीज होते हैं जिससे तो उसकी सेल ज़्यादा हो रही होती है और उसके रिटर्न्स काफ़ी कम आ रहे होते हैं, तो उसके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और लेस भी उस सूरत में होते हैं कि उसके अंदर सेल्स काफ़ी ज़्यादा आ रही होती हैं। तो ये हमने रिव्यूज़ काउंट जो है इसके अंदर हमने मिनिमम कितना रखना है? मिनिमम होने रखना है 25, इससे ज़्यादा हो। मैक्सिमम हमने कितने करने हैं? 3000। लेकिन हमने वो अभी अगर मैक्सिमम लिखते हैं तो बाज़ औक़ात फ़िल्टर लग जाता है, बाज़ औक़ात नहीं लगता। तो पहले हम जो अपना क्राइटेरिया उसको सेट करके देखते हैं। रिव्यू रेटिंग कितनी होनी चाहिए? रिव्यू रेटिंग होनी चाहिए 4.0, इससे अबव। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ की और लार्ज स्टैंडर्ड साइज़, ये 2 कैटेगरीज होनी चाहिए। इसका वेट होता है कम से कम, जो वेट होता है क्राइटेरिया में एक और चीज़ भी कर लेते हैं ऐड कि वेट जो होता है कितना होना चाहिए उसका? मैक्सिमम 2 kg, नॉट मोर देन 2 kg, यानी कि 2 kg से ज़्यादा इसका वेट ना हो। अगर इसका वेट होगा तो हमें फिर डीकर टैक्सेस वगैरह, फ्रेट चार्जेस हो गए और दूसरे टैक्सेस वगैरह पड़ते हैं। तो ये क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने मंथली सेल्स कितनी उधर क्राइटेरिया पे लिखी थी? 1000 मंथली सेल्स हो और BSR कितना था? मिनिमम 1 और मैक्सिमम 70,000। नंबर ऑफ सेलर 3 और मैक्सिमम 20। वेरिएशंस क्या होनी थी? वेरिएशन इसकी 0 और 1, यानी कि अब वेरिएशंस वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं हमने उसमें जिसमें कलर्स वेरिएशन आ जाती है, साइज़ वेरिएशंस आ जाती हैं, उन प्रोडक्ट्स में हमने कभी भी नहीं जाना, क्योंकि उसमें हम जाएंगे तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे स्टॉक अपना। तो और ये भी नहीं पता चलता कि कौन सी प्रोडक्ट, कौन सा कलर ज़्यादा सेल हो रहा है। उसके बाद फुलफिलमेंट में हम FBA की सर्विस लेते हैं, तो FBA पे क्लिक करते हैं और ये हमने अपना जो फिल्टर है लगाया है। लगाने के बाद सर्च पे क्लिक करना है। तो ये 200+ प्रोडक्ट्स उसने हमें फाइंड करके दे दिए। अब यहाँ पर हमने चेक करने रिव्यूज़ जो थे हमने 3000 से लेस लगाए हुए थे, तो उसने 3000 से लेस वाले जो रिव्यूज़ हैं वो प्रोडक्ट्स दे दिए। अब हमने 2 चीज़ें इसके अंदर और चेक करनी है कि ब्रांड खुद सेल ना कर रहा हो और अमेज़ॉन डोमिनेट ना हो। तो हाँ, अमेज़ॉन को तो हमने नहीं लिखा था, तो इसमें फुलफिलमेंट बाय ब्रांड है इसका ओरल बी 3D वाइट ल्यूक्स 4 पैक। ये उसका प्रोडक्ट का टाइटल है, ये उसकी कैटेगरी है, ये ब्रांड का नेम है ओरल बी और इस सेलर कौन सा है? ये सेलर है। तो इसके अंदर ब्रांड खुद नहीं है। अगर इसमें ब्रांड सेल कर रहा होता तो यहाँ पे सेलर भी ओरल बी होता। तो इस नीचे देख लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट ऐसी है, जैसे ये देखें, ये वाली प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो है कॉस्ट रैक्स, ये ब्रांड है और ये सेलर, यानी इसमें खुद भी ये सेल कर रहा है। तो इसमें ये होता है कि जिस वक्त हम कीपा पे जाके ग्राफ चेक करते हैं तो उसमें पता चलता है कि मोस्टली जो सेलिंग हो रही होती है वो ब्रांड खुद ही लेके जा रहा होता है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ हम मी टू नहीं करते, क्योंकि अगर करेंगे तो ये ब्रांड है, इसने अगर $27.6 प्राइस रखी है और पता चलता है कि कोई और सेलर ज़्यादा सेल लेके जा रहा है तो वो प्राइस इसकी डिक्रीज़ कर देगा। वो मे भी शायद $20 की सेल करना शुरू कर दे, तो वो प्राइस में वार शुरू हो जाती है, प्राइस कम ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ब्रांड वाली प्रोडक्ट के साथ हम नहीं जाते। तो ये ब्रांड का पता चल गया आपको कि ब्रांड किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। प्राइस इस तरह है कि अब फॉर एग्जांपल अब इसमें ब्रांड नहीं है, इसकी जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट नहीं करेगी, यानी कि कम ज़्यादा नहीं होगी इसकी। अगर होगी भी तो बहुत कम चांसेस हैं।
लेकिन जिस प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड आ जाता है, ये वाला है फॉर एग्जांपल, ये ब्रांड खुद ही है और खुद ही सेल कर रहा है ये प्रोडक्ट। तो अब देखते हैं कि हम इस प्रोडक्ट के साथ मीटू करते हैं। फॉर एग्जांपल ओपन करते हैं इसको, अब यहाँ पे हमारे पास सेलर्स आ रहे हैं। अब टॉप पे ब्रांड है, ठीक है, उसकी प्राइस है 27.60। बाकियों की प्राइस भी तकरीबन सेम ही है, सिर्फ दो होंगे जिसकी प्राइस, एक की 28 है, एक की $30 है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्रांड जो है वो मे बी शायद 90% विन कर रहा हो या 70% विन कर रहा हो बाय बॉक्स। तो इसको हम फिर compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो सेलर है इसकी सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है, तो वो क्या पता इसको गिराने के लिए तो अपनी प्राइस 27 की बजाय कर दे 25 कर दे या 24 कर दे, यानी कि वो रेट ख़राब करना शुरू कर दे। ये होती हैं अक्सर चीज़ें ब्रांड के अंदर भी, कि ब्रांड क्योंकि उससे फ़ायदा खुद ज़्यादा लेना चाह रहा होता है, तो वो जो रेट्स वगैरह है वो कम ज़्यादा करना शुरू कर देता है। तो वो रेट्स वगैरह आप किस तरीके से चेक करते हैं, ये हमारे पास BSR ग्राफ होता है, जिसे बेस्ट सेलर रैंक का ग्राफ कहते हैं। तो अभी जिस वक्त 4/9 को ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई थी, उस वक्त इसकी प्राइस थी 27, तो फिर 27 पे रही है काफ़ी देर तक। यहाँ पर आकर उसकी प्राइस हो गई है 28, फिर 27.9, 28, 27.9, 28, 28, 27। यहाँ पर आके देखिए उसने प्राइस कम कर दी है, यानी कि यहाँ तक कब से लेकर 23/9/21, यानी पिछले महीने की 23 तारीख से लेकर उसने 24 एक दिन के लिए प्राइस कम कर दी है उसने। ये उसने सिर्फ एक महीने के लिए, एक महीने का हम अभी स्टैट देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है। फिर उसने प्राइस बढ़ा दी, मे भी शायद उस महीने जब प्राइस उसने कम की है तो उसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा हुई हो। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इसका 90 डेज़ का, 90 दिन पहले क्या सीन था उसका। वैसे तो हम 90 डेज़ का चेक करते हैं। 90 डेज़ में तो उसने प्राइस ज़्यादा कम नहीं की, सिर्फ इन महीनों इस तकरीबन 23 से 24 के दौरान उसने कम की थी। तो इसके अंदर यानी कि हम कह सकते हैं कि है नहीं, फ्लक्चुएशन नहीं है प्राइस की इतनी। ये अब उसने एक साल पहले का स्टैट चेक करते हैं। एक साल पहले उसने 4, 10, 20 से लेकर 20, 21 तक, यानी एक साल उसने प्राइस $23.9 रखी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता रहा है। तो यानी इसमें आगे जाके जैसे ही, अभी क्या पता इनमें जो सेलर्स थे कम थे या ज़्यादा थे, ये हमें अप्रोप्रिएट जब कीपा का ग्राफ चेक करते हैं उस वक्त पता चलता है। तो ये चीज़ों को एनालाइज करना होता है। एनालाइज करने के बाद हम फिर देखते हैं कि अब इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन तो नहीं होगी, लेकिन मैं प्रेफर यही करता हूँ कि अगर ब्रांड सेल कर रहा है तो हमें उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर 10 सेलर्स हैं तो फिर देख लेते हैं कि उसके अंदर बाकी सेलर्स को कुछ ना कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो हम कीपा जो है उसको यूज़ करते हैं। कीपा को यूज़ करते हैं हम बाय बॉक्स की रोटेशन के लिए। तो बाय बॉक्स का पता है किसी को कि क्या होता है और कैसे विन करते हैं? जी आप बता दें। ठीक, अच्छा बिल्कुल ठीक।
इसमें यह भी होता है कि जो सबसे कम प्राइस जो है उस पर जितनी ज़्यादा देर तक सेल्स करता है, जो ऑफर सबसे ज़्यादा लेता है, ऑफर्स का मतलब होता है कि कितनी बार बाय बॉक्स विन कर चुका है, वो उस पर भी बेस कर रहा होता है और रेटिंग्स पे बेस कर रहा होता है। अच्छा, इसमें अभी जैसे जैसे मतलब कि आगे आगे चल रहे हैं चीज़ें याद आती हैं, इसमें एक और भी होलसेल में देखते हैं कि सीजनल प्रोडक्ट ना हो। ठीक है, जैसे सीजनल प्रोडक्ट ना हो कि फॉर एवर प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एवर जो पूरे साल चलती रहे। हाँ, इस तरह हो सकता है कि चलो अगर साल में 10, 11 महीने, 7, 8, 9 महीने इतनी चलती रहे तो फिर भी सही है। ये ना हो कि 3-4 महीने चले और 3-4 महीने के बाद उसका आगे सेल ना हो। ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ भी हम कंसीडर नहीं करते। अच्छा, ये ग्राफ की शाज़ेब आप मुझे बताएं क्या स्टैटिस्टिक है ग्राफ की। इसका कीपा का जो ग्राफ है ये इसको आप बताएं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो ग्राफ है बाय बॉक्स की रोटेशन है ना, ये आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, यूज़ नहीं किया आपने। अच्छा, ठीक हो, मैं करता हूँ। जी, नहीं, मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर ये हमने चेक करना है कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे ओवरऑल ये देखें ना, मैंने कहा था इसके अंदर ब्रांड है, खुद सेल कर रहा है ब्रांड ना, और ये यहाँ पे सेलर है। इसके पास स्टॉक जो है वो 20 यानी 2030 इसके पास स्टॉक है। इसकी जो विन करने की रेटिंग है वो 97% है। प्राइस इसकी है 27.53 और 9 दफ़ा ये बाय बॉक्स विन कर चुका है। हालांकि ये जो है ये भी बाय बॉक्स 10 दफ़ा विन कर चुके हैं, ये वाले जो है सेलर्स। लेकिन इनके जो है ना रेटिंग जो है 88% है। इनको जो रिटर्न्स वगैरह आया है, इसको रिटर्न्स नहीं आया, इसकी रिव्यूज़ काउंट कम है और इसकी जो प्राइस थी, लेकिन इसने अपना स्टॉक वगैरह मैनेज नहीं रखा था। इसका स्टॉक 8 है और प्राइस इसकी 27.90 है। तो इसके पास 1% चांस है, इसने 1% विन किया, 2% किया है, 3% किया। ये 1 महीने का बाय बॉक्स है। तो अब 90 डेज़ पहले देख लेते हैं कि 90 डेज़ पहले कितने सेलर्स थे। तो 90 डेज़ पहले ये जो है सेलर, इसके पास भी है स्टॉक, अच्छा स्टॉक है इसके पास, 696 है और इसने 5 डेज़ पहले किया है विन। 365 डेज़ पहले कर लेते हैं चेक। तो 365 डेज़ पहले यानी कि इसके अंदर ब्रांड जो है ना सेल कर रहा है, लेकिन इतनी सेल नहीं हो रही ब्रांड की। उसका स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, 20-30 स्टॉक पड़ा हुआ है, इसका 1000 प्लस पड़ा हुआ है। तो ब्रांड सेल कर रहा है, लेकिन अब 1 साल पहले उसने 7% ले रहा था सिर्फ। मे बी शायद वो नया उस वक्त आया हो ब्रांड, उसने सेलर्स और भी लोगों को दिए हों, अकाउंट्स वगैरह सर्टिफिकेट इशू किया हो, परमिशन दी हो, तो उस वक्त उसकी सिर्फ 7% बाय बॉक्स विन कर रहा था उस वक्त। और ऊपर ये 47% कर रहे थे।
लेकिन हमने चेक करना होता है, एनालाइज करना होता है कि 90 डेज पहले क्या इसकी स्टैटिस्टिक थी और 30 डेज पहले क्या थी। तो 90 डेज पहले 3 महीने पहले आज से जो था ब्रांड वो विन कर रहा था 28% और अभी कितने परसेंट विन कर रहा है 82%। तो अभी आई थिंक इसकी प्राइस वगैरह पहले जो थी इसने कम की हुई थी, ठीक है। तो अब उसने जो प्राइस है उसने सबकी नॉर्मल ही है 27 ही है सारों की। तो जा सकते हैं, रोटेशन इसके अंदर है, लेकिन स्टॉक हमें ज़्यादा मिकदार में रखना पड़ेगा। इसमें हमें इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा चाहिए होगी, कम से कम हमें 1000 प्लस तो चाहिए होगा स्टॉक अगर हम ब्रांड को कम्पीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें अप्रॉक्सीमेटली 5000 6000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी सिर्फ इस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। तो अगर कोई सेलर है, ऐसा है क्लाइंट जो कहता है कि मुझे अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ कर दो और मैं स्टॉक इतना परचेज कर सकता हूँ, तो देन यू विल फर्दर प्रोसीड विद दिस प्रोडक्ट। तो इसकी फिर हम बाद में एक चीज़ चेक करते हैं कि इसमें सेल्स किस तरह हो रही हैं, पूरे साल की सेल्स हो रही हैं या नहीं सेल्स हो रही। तो सेल्स के लिए हम मंथली सेल का ग्राफ है वो चेक करते हैं। ये 1 मंथ की सेल है, इसकी रोज़ाना सेल जो हो रही है, एवरेज सेल जा रही है इसकी 100 प्लस आ जा रही है, यानी कि एक महीने के अंदर 100 से ज़्यादा सेल हो रही है इसकी, 150 से ज़्यादा हो रही होंगी। तो अभी 1 साल पहले देखते हैं। तो 1 साल पहले यानी कि इसकी पूरे साल की जो थी ये ट्रेंडी नहीं, मतलब कि सीजनल प्रोडक्ट नहीं है ये। इन दिनों में भी मतलब कि मार्च 1 2021 से लेके और सितंबर, इन दिनों तक इसकी सेल्स 100 से कम रही हैं, 150 120, यानी कि रोज़ाना की सेल्स इतनी रही है। तो इसको हम अच्छा प्रोडक्ट कंसीडर कर सकते हैं। इसके अंदर 10 सेलर्स हैं, तो यानी कि हर सेलर जो है तकरीबन 10-12 सेल्स लेके जा रहा है रोज़ाना की, 10-12 सेल्स उसकी रोज़ाना की जा रही हैं। तो आई थिंक अगर आप इसके साथ compete कर सकते हैं, स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं, तो देन प्रोसीड करना चाहिए। अगर आप स्टॉक को मैनेज नहीं कर सकते तो फिर इसको लीव कर देना चाहिए। तो यह समझ आ गई किस तरीके से हम कौन सी चीज़ें हैं जो चेक करते हैं जब एक प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, उसकी एनालाइजिंग कैसे करते हैं। हम उसकी जो है 3 चीज़ें चेक करते हैं। एक BSR चेक करते हैं हम उसका, फिर सेल ग्राफ चेक करते हैं और बाय बॉक्स की हम रोटेशन चेक करते हैं। ये 3 चीज़ें हम उसकी एनालाइजिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं, इसके अंदर अमेज़ॉन तो कहीं नहीं था ना, क्योंकि अमेज़ॉन अगर जहाँ होता है वहाँ पर भी हमें चांसेस बहुत कम मिलते हैं। अब पिछले दिनों एक क्लाइंट के साथ वर्क कर रहा था, वो बता रहा था कि उसने एक VA हायर किया, उस UK का VA था। उसने उससे कहा मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दो, उसने प्रोडक्ट ढूंढ के दिए, उसने ये चेक नहीं किया कि उसके अंदर अमेज़ॉन भी था। तो कह रहा था मैंने वो प्रोडक्ट जब करवाई है, रजिस्टर की है, इन्वेंट्री वगैरह मंगवाई है उसकी, 3 महीने मुझे उसकी अच्छी खासी सेल हुई है, तकरीबन मुझे मंथली सेल 500-600 हुई है। तो 3 महीने बाद अमेज़ॉन उसमें आ गया। तो मैं वो सेल कर रहा था 12 पाउंड की, अमेज़ॉन ने आके वो 5 पाउंड की सेल करना शुरू कर दी। तो कह रहा था फिर मेरा जो स्टॉक रिमेनिंग रहता था 1200-1400 स्टॉक रहता था, वो मुझे फिर ऐसे ही नुकसान में बेचना पड़ा, क्योंकि आप अगर वो 12 पाउंड बेच रहा था तो कह रहा था मुझे उससे 4 पाउंड बच रहा था। तो मैं अगर 5 पाउंड की बेचता तो मुझे वो नुकसान में जानी थी प्रोडक्ट। तो इसलिए हमने जिससे भी कोई प्रोडक्ट हंट करनी है, विनिंग उसमें देखना है कि उसमें अमेज़ॉन तो नहीं है कहीं आ रहा। अगर अमेज़ॉन नहीं है उसके अंदर, फिर हमने उसकी चेक करनी है कि वो कहीं सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है। तो उसके लिए फिर हम ग्राफ चेक करते हैं, उसको रीड करते हैं अच्छे तरीके से कि उसकी रोज़ाना की सेल्स कितनी हो रही हैं। पूरे मंथ की हम सेल्स उसकी लिखकर जितनी सेल्स हो रही होती हैं उसको हम डिवाइड कर लेते हैं मंथ के साथ। तो अब यहाँ पे तो हमें पता चल रहा था इसकी 5823 सेल्स हो रही हैं। तो हम इसको अगर 30 से डिवाइड करते हैं तो यानी कि 195 रोज़ाना की सेल्स हो रही हैं। तो अगर 10 सेलर्स हैं यहाँ पर, तो रोज़ाना 195 को हम डिवाइड करते हैं 10 के साथ,
तो यानी कि हर सेलर जो है वो 20 प्रोडक्ट्स 12-18 10 से ऊपर प्रोडक्ट्स अपनी रोजाना की सेल कर रहा है। तो यानी कि जो सबसे कम भी सेल कर रहा है ना बंदा, सेलर जो है सेल कर रहा है अपनी, वो भी तकरीबन महीने की 300-350 यूनिट्स निकाल जाता है अपनी। लेकिन उसका ये है कि उसके पास उसका स्टॉक भी इतना होना चाहिए, कम से कम 500 स्टॉक होना चाहिए। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको? जी शाहजेब, ठीक। तो कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेट या आगे और मज़ीद करना है? देखते हैं कोई प्रोडक्ट हो तो बता दें। अच्छा, अभी आप लोगों ने ना जो वेडनेसडे को क्लास होगी उसमें आपने ना प्रोडक्ट्स इस तरह फाइंड करने हैं ब्लैक बॉक्स से, ठीक है, कि हीलियम 10 को यूज़ कर तो उसकी आपने मैक्सिमम जो है ना, आप हर बंदे ने 10 जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने हैं, ठीक है, फाइंड करने हैं। उसका आपने मंथली सेल्स वगैरह जो है वो चेक करनी है, रिव्यूज़, रेटिंग, BSR, सेलर्स कितने हैं, वेट कितना है उसका, और उसमें अमेज़ॉन डोमिनेट कर रहा है, ब्रांड तो नहीं है। तो आपने कोशिश नहीं बल्कि आपने ब्रांड की वाली प्रोडक्ट की तरफ तो जाना नहीं है, ना ब्रांड हो उसके अंदर, ना कोई वेरिएशन हो, ना ही कोई उसके अंदर अमेज़ॉन हो, ठीक है। तो ये आपने एक एक्सेल में फ़ाइल बनानी है, और बनाने के बाद जो वेडनेसडे को इस पर डिस्कस करेंगे। तो फिर आपको फिर वेडनेसडे वाला दिन 2-3 ब्रांड्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह मैं दूंगा आपको, उनके साथ आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढनी है। तो उसमें से जो प्रोडक्ट ढूंढेगा फिर हम उसकी सोर्सिंग की तरफ जाएंगे, फिर लिस्टिंग, देन फिर उसकी इन्वेंट्री मैनेज। इस तरीके से आगे फिर हम कंटिन्यू करते जाएंगे उसको। यार बताऊँ कि मैं अमेज़ॉन के साथ बंदा जब जाता है ना, उसको रिस्क होता है बहुत ज़्यादा। उस कहते हैं ना कि उसकी सांस खुश्क रहती है, कभी भी वो वापस आ सकता है। जिससे कि वो वापस आता है ना, उसने मैंने बताया ना कि वो 12 पाउंड की एक बंदा बेच रहा है चीज़, उसमें 6 सेलर थे, कोई 12 की बेच रहा है, कोई 11 की बेच रहा है, कोई 10 की बेच रहा है। यकदम अमेज़ॉन ने आके उसकी प्राइस 5 पाउंड कर दी है। तो अब बताएं, एक चीज़ आप 11 की बेच रहे हैं और एक अमेज़ॉन 5 की बेच रहा है, आपको कितना नुकसान होगा उसके अंदर? जी जी, अमेज़ॉन को कहाँ नुकसान होता है? उसकी कौन सी एक प्रोडक्ट है? अमेज़ॉन की कौन सी एक प्रोडक्ट है? देखें, अमेज़ॉन कभी नुकसान तो नहीं जाएगा। अब जो है ना 12 पाउंड की चीज़ बेच रहे हैं, उसके अंदर 2 कुछ पाउंड FBA फीस होगी, 2 कुछ पाउंड रेफरल फीस होगी, और उसके बाद उनके स्टोरेज की फ़ीस होगी, फ्रेट कॉस्ट होगी, और मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होगी। तो ये सब कुछ डाल डूल के वो प्रोडक्ट हमें ना तकरीबन 7-8 पाउंड की पड़ जाती है, तब हम उसको 5 पाउंड में बेच रहे हैं। तो अमेज़ॉन जिस वक्त आता है तो वो एक चला देता है, प्राइम चला देता है, फ्री शिपिंग प्रोवाइड करता है, डिलीवरी चार्जेस फ्री, सब कुछ फ्री कर देता है वो। तो ज़ाहिर बात है वो उसको जब कोई खर्चा ही नहीं पड़ रहा तो उसको तो कोई नुकसान नहीं है। उसको अगर 1-2 पाउंड भी बच रहे हैं तो वो तो उसके लिए इतना भी काफ़ी है। अगर वो 1000 मंथली सेल कर रहा है, 1000 पाउंड तो उसको बच रहा है, 2000 कर रहा है तो 2000 बच रहा है उसको। तो इस तरीके से उसको कभी नुकसान नहीं होता अमेज़ॉन को। तो आप USA में जो है उसके प्रोडक्ट्स फाइंड कीजिएगा, उसकी शीट बनाइएगा। तो बुध वाले दिन शाम को 6 बजे तक आप सेंड कर दें मुझे,
तो वो मैं चेक करूँगा। उसके बाद फिर जिसकी प्रोडक्ट्स अच्छी होंगी उस प्रोडक्ट्स के फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सोर्सिंग वगैरह की तरफ जाएंगे। और मेरे पास खुद यूके की और यूएसए के 2 ब्रांड्स हैं, तो मुझे उसमें से भी मतलब कि प्रोडक्ट्स कोई ढूंढ कर देगा तो हम इंशाल्लाह उसकी भी सोर्सिंग की तरफ जाएंगे। तो हाँ हाँ बिल्कुल ढूंढ लें आप। कीपा अगर नहीं है तो आप ढूंढ लें उसको। ठीक है, कीपा नहीं है तो आप लिस्ट बना लें, उसकी लिस्ट बनाने के बाद सेंड कर दीजिएगा। मैं उसके ग्राफ वगैरह चेक करके फिर उसकी जो सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा। जी शाहज़ेब आप भी कीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा आप भी जी। तो फिर उसके बाद ब्रांड्स वगैरह मैं आपको दूंगा, तो वो भी आपने हंट करने हैं। उसमें से भी 2-3 प्रोडक्ट्स आपने निकाल कर देने हैं सब ने, ठीक है। तो आज का लेक्चर जी आप पूछ लें, यहीं पे पूछ लें। सेलर अगर हम इंडिविजुअल बना रहे हैं तो उसका तो हमें मंथली $1 चार्ज कर रहे हैं, वो हम देते रहें, कोई इशू नहीं है उसका। हाँ बना रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप इसमें सेलिंग नहीं कर रहे तो कोई इशू नहीं है, उसको आप हाँ अपना बिल्कुल बनाएं आप, लेकिन उसमें जो सारी क्रेडेंशियल्स होती हैं ना, आप पाकिस्तान की करें, पाकिस्तान की चीज़ें बना रख कर, क्योंकि पाकिस्तान भी सेलर अकाउंट की लिस्ट में अप्रूव हुआ हुआ है ना, तो आप सारी चीज़ें हाँ अमेज़न में भी कर लें। दराज का या अमेज़न का चाइल्ड अकाउंट जिसे कहते हैं जी, दराज का भी कर सकते हैं और उसका भी अमेज़न का भी कर सकते हैं। अगर दराज का चाहिए आपको तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कर दूंगा, मेरे पास है सेलर अकाउंट। ठीक, अमेज़न का फिर आप इंडिविजुअल जो है ना वो आप खरीद लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।